चलिए, आज हमारा जैसा आपको मेरे लाइव के ऊपर जो मैंने टॉपिक लगाया उसमें हेडिंग में आपको दिख रहा होगा। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में। आत्मनिर्भर भारत, आप जानते हो जब मोदी जी लाइव आए थे उन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया था, ये कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमें भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इस कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से क्या हो चुकी है, उनकी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन हो चुकी है और आने वाले में इकोनॉमी को रिवाइव होने में बहुत समय लगेगा। अगर हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाता है, हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस क्राइसिस से, इस संकट से क्या कर सकते हैं, उबर सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है, उसके अंदर सरकार आपके लिए क्या लेके आई है, क्यों मैं लेके आया हूं ये टॉपिक, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूं, आने वाले एग्जाम में इसके बारे में सवाल आएंगे, आत्मनिर्भर भारत के बारे में और इससे संबंधित चीजों के बारे में आपको सवाल मिलेंगे। तब आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अभी काफी न्यूज में अखबार पढ़ते हो अगर आप, या फिर टीवी चैनल पे या फिर सोशल मीडिया पे आप देखते हो, तो एक तो वो चीज आपके दिमाग में, और एक चीज मैं अभी आपको यहां समझा दूंगा तो ये चीज रिवाइज हो जाएगी। और आपको पता है रिवीजन किसी भी चीज को, ज्ञान को आपके दिमाग में स्थायी बना देता है, स्थापित कर देता है। इसलिए मैं जो आत्मनिर्भर भारत योजना है हमारे सरकार की, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए, एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए जो हमारी सरकार योजना लेके आई है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, जैसा कि मैंने आपको कहा थोड़ा शेयर कीजिए ताकि लोग और क्या कर सके, जुड़ सकते हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक मैं फिर से बता देता हूं। हमारा टॉपिक जो रहेगा वो किस पे रहेगा, आत्मनिर्भर भारत पे, करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में क्या हुआ, अभी आपने पिछले 3 दिन से देखा होगा, 3 दिन से देख रहे हो, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो रोजाना लाइव आते हैं 4 बजे के आसपास। वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताते हैं कि उनकी सरकार क्या क्या योजना लेके आई है, किस किस सेक्टर में। वो थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं, आपने देखा होगा, तो आपको थोड़ा समस्या आती है, तो उसका मैं सिंप्लीफिकेशन लेके आया हूं, एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं आपके लिए कि वो योजना आपको कैसे क्या कर सकती है, आपको फायदा पहुंचा सकती है, आपको लाभ पहुंचा सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं अपन, आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहले बात करेंगे जो उन्होंने मीटिंग की थी परसों, अगर आपको याद हो। भरत कुमार, हेलो, वेलकम टू माय लाइव। अब देखिए, अब परसों जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बारे में बात करते हैं। उसमें उन्होंने जो जब सबसे ज्यादा फोकस किया था परसों वाले लाइव में, उसमें उन्होंने किया था एमएसएमई पे। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस होते हैं, सूक्ष्म जो हमारे क्या होते हैं उद्योग होते हैं, उनके बारे में उन्होंने योजनाएं बताई, किस तरह से जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है या मध्यम वर्गीय जो हमारे उद्योग है, उनको रिवाइव किया जा सकता है। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, वो इन्हीं मध्यम वर्गीय और लघु उद्योगों पर डिपेंड है। उनके बारे में बात करेंगे। कल जब वो लाइव आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उन्होंने आपको बताया था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या लेके आए, जो मतलब अप्रवासी लोग हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए क्या योजना लेके आए वो। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स, गलियों में जो काम करने वाले लोग हैं, फार्मर्स, किसानों के लिए क्या योजना लेके आए, उसके बारे में अपन बात करेंगे कल वाले लाइव के बारे में। चलिए, तो अपन शुरू करते हैं किससे, एमएसएमई पे। एमएसएमई का फुल नाम आपको याद रखना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, लघु उद्योग होते हैं। उद्योगों को हम 3 प्रकार में बांटते हैं, एक होता है कुटीर उद्योग, एक होता है लघु उद्योग और एक होता है वृहत उद्योग। कुटीर उद्योग कहते हैं जब फैमिलीज के मेंबर्स या 10 जनों से कम लोग मिलकर के कोई भी उद्योग चलाते हैं, उसे हम कहते हैं कुटीर उद्योग। जैसे आपने पानी पूरी बेचने वाले लोगों को देखा होगा, या माचिस बनाने वाले, ऐसे छोटे काम। लघु उद्योग कहते हैं जिसमें 10 से लेकर 100 के बीच में लोग काम करते हैं। और इसके अलावा वृहत उद्योग कहते हैं बड़ी बड़ी एंटरप्राइज है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस हो गया, या टाटा हो गई, या महिंद्रा होगी, ऐसी कंपनीज किस में आती है, वृहत उद्योग में आती है। एमएसएमई एक्ट आया था 2006 के अंदर, उस एक्ट में व्यवस्था की गई थी जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, उनके लिए कोई क्या कर सके, सरकार कार्य कर सके। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से ये जो एमएसएमई इंटरप्राइजेस है सारी की सारी बंद हो गई, क्योंकि ये जो हमारी इंटरप्राइजेस है, ये हमारा जितना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारे देश का, जितना जीडीपी है, उस जीडीपी का क्या है, 30% इस एमएसएमई सेक्टर से पैसा आता है जीडीपी का। आप समझिए इतना बड़ा सेक्टर है एमएसएमई, 30% जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं, किसी देश का एक वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष भारत में कब से कब तक होता है, तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्त वर्ष होता है। उस वित्त वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा कमाई गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी। यानी आप सिंपल भाषा में बात करें तो एक साल में एक देश कितना पैसा कमाता है अपने देश की सीमाओं के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जितना पैसा टोटल कमाते हैं, मान लो 100 रुपए कमाता है, तो उसमें से एमएसएमई से 30 रुपए आते हैं, इन उद्योगों से आते हैं। तो सरकार को लगा कि अगर हमने क्या नहीं किया, एमएसएमई पे कुछ नहीं किया, कुछ कार्य नहीं किया, तो क्या होगा,
ये सेक्टर कमजोर हो जाएगा। जब ये सेक्टर कमजोर हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पाएगी और हम क्या, हमारा देश क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली वैसे भी हमारी आपको जीडीपी रेट बहुत कम है, इस वजह से उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सरकार क्या लेके आई है, इसमें योजनाएं लेके आई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको, हमारे वित्त मंत्री है वो, उन्होंने पैकेज घोषणा की थी। आपको पता है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया मोदी जी की तरफ से, लेकिन उन्होंने जब वो लाइव आए तो उसमें से उन्होंने बताया 5.94 लाख करोड़ रुपए जो है वो एमएसएमई सेक्टर पर क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे, इस सूक्ष्म लघु उद्योग पर खर्च किए जाएंगे। कितने करोड़ रुपए? 5.94 लाख करोड़ रुपए आउट ऑफ 20 लाख करोड़। अब बात करें उसमें से कितना, 3 लाख करोड़ रुपए है, वो क्या दिया जाएगा, एमएसएमई को लोन दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है और आपके पास में उसमें लगाने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार ने पैसों की व्यवस्था की है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो एमएसएमई सेक्टर के लोन के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें से इसके अलावा 20 करोड़ रुपए जो है वो अगर आपके पास ऋण है उसके लिए ऊपर आप लोन ले सकते हो, और 50,000 करोड़ रुपए किसके लिए किए गए हैं, एक स्कीम लेके आए हैं, फंड ऑफ फंड्स, ऐसी एक स्कीम करके लेके आए हैं। अगर एमएसएमई सेक्टर के पास कम पैसा है तो वो पैसा कौन देगी, सरकार आपके इक्विटी इन्फ्यूजन के बचाने के लिए, शहर को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, सरकार वहां पे आपके पास में शहर में पैसा लगाएगी, आपके शहर को क्या करेगी, आगे बढ़ाएगी एमएसएमई सेक्टर की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज की गई है एमएसएमई सेक्टर की, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होता है, इसकी जो परिभाषा है उसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। पहले अलग परिभाषा होती थी, अब परिभाषा जो चेंज हुई है इसमें 3 मैंने बताया, एमएसएम, इन तीनों नाम याद रखेंगे। एम का अर्थ होता है माइक्रो, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म छोटे, एस का मतलब होता है स्मॉल लघु, और मीडियम का अर्थ होता है मध्यम उद्योग। अब माइक्रो उद्योग उसे माना जाएगा जिसमें वो उद्योग माइक्रो उद्योग की श्रेणी में आएगा जिसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा हो मैन्युफैक्चर करने में, यानी वहां पे उत्पादन करने के लिए जब 1 करोड़ रुपए लगा हुआ हो तो, और उसका टर्नओवर यानी 12 महीने बाद वो कंपनी जो सूक्ष्म उद्योग है वो 5 करोड़ रुपए कमाता है तो उसको रखा जाएगा सूक्ष्म की श्रेणी में। नई डेफिनेशन आई वो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा ये आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, इस वजह से मैं बात कर रहा हूं। स्मॉल में किसको रखा जाएगा, इसका ऐसी कंपनी जिसका 10 करोड़ रुपए क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उत्पादन में पैसा लगाती हो, और 50 करोड़ रुपए क्या करती हो, उसका टर्नओवर आता हो उत्पादन का, उसकी लागत को बाद में पैसा निकाल करके आता हो। और मीडियम साइज में 20 करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग में लगाती हो और 100 करोड़ रुपए उसकी क्या आता हो, टर्नओवर आता हो। ये नई डेफिनेशन दी गई है। ऐसी कंपनियों को क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा, किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। बहुत अच्छा कदम है सरकार का, ये चेंज की गई है। इसके अलावा क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा जब लॉकडाउन आया तो इससे एमएसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था, इस वजह से इसमें ऐसा किया गया। अब ये लोन देगा कौन, तो लोन देगा बैंक्स, जो बैंक है वो बैंक लोन देंगे। इसमें कौन सा बैंक लोन देगा, एनबीएफसी करके है वो लोन बैंक है, वो इनको क्या प्रदान करेंगे, लोन प्रदान करेंगे, ताकि इस सेक्टर को क्या किया जा सके, आगे बढ़े। अब उनको क्यों लोन की जरूरत पड़ी, अभी लॉकडाउन हो गया तो अभी पैसा उनके पास में नहीं है, तो रॉ मटेरियल कहां से खरीदे। कोई भी उद्योग चलाने के लिए सबसे पहली चीज होती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का अर्थ होता है कच्चा माल। अब वो लोग कच्चा माल कहां से लाए, इसके लिए इसमें क्या की गई है, व्यवस्था की गई। तो कच्चा माल लाने के लिए इसमें एमएसएमई सेक्टर में पैसा देंगे। इसके अलावा सरकार क्या करेगी, ऐसी कंपनी जिसका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, यानी 12 महीनों बाद उसका उत्पादन का जो लागत था वो 100 करोड़ रुपए है, तो उसको सरकार क्या देगी, 25 करोड़ रुपए का वहां पे क्या मिलेगा, उनको लोन मिलेगा। बोरोवर वो क्या कर सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं सरकार की तरफ से। और इसके अलावा पहले ये जो लोन चुकाना पड़ता था वो पहले साल से ही उन्हें वापस क्या देना पड़ता था पैसा, अब इसको बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। 4 साल में उनको ये क्या करना है, लोन वापस धीरे धीरे चुकाना, तब तक हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पे आ जाएगी, पटरी पे आ जाएगी। इसके अलावा बैंकों ने मना कर दिया। बैंक ये कह रहे हैं कि जो हम बैंकों ने कहा कि भाई हमें आरबीआई क्या नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। मान लो हमने पैसा दे दिया, एमएसएमई सेक्टर को लोन दे दिया, आप बताइए क्या भरोसा है कि ये पैसा हमें वापस मिलेगा। और जब हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा तो हम इस पर पैसा नहीं दे सकते। तब सरकार ने इनको कहा है कि आपका 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आए, यानी अगर आपका पैसा ये लोग कंपनी वाले नहीं दे पाते, यानी जो ये उद्योग वाले लोग हैं, जो एमएसएमई वाले नहीं दे पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपका पैसा देगी, यानी सरकार उनका इंटरेस्ट सहित वो पैसा वापस मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, अभी देखा उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें उन्होंने देखा कि एमएसएमई जो छोटे उद्योग है, बहुत सारे ऐसे छोटे उद्योग हैं वो क्या बन चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है ऐसी कंपनी है खुली हुई है, लेकिन उद्योग खुला हुआ है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे कोई क्या नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। जितना वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा भी उनके ऊपर पड़ रहा है। इस कारण सरकार ने क्या किया, उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको पैसा देने की कोशिश की कि आप ये पैसा लीजिए, ये लोन लीजिए, आप पैसा लगाइए और क्या कीजिए, इकोनॉमी में पैसा आप कीजिए और अपनी क्या कीजिए, कंपनी को वापस रिवाइव कीजिए, पटरी पे लाइए। ये चीजें की गई है। इसके लिए कितने रुपए दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना
लाख 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार के पास में समस्या क्या आ रही है, जो ये कंपनीज है ये क्यों नहीं कर पा रही है? एक तो क्या है, शॉर्टेज है किसका, उनके पास में ज्यादा क्या नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से तो सरकार इनको हेल्प करके इसको क्या लाएगी, आगे लाएगी। अभी 2020 का जब क्या आया था, बजट आया था, उसमें एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम है यूके सिन्हा कमेटी। उस कमेटी ने कहा था कि हम अगर एमएसएमई पे पैसा खर्च करेंगे, इन सूक्ष्म उद्योगों पर अगर पैसा खर्च करेंगे तो आसानी से रिवाइव कर जाएंगे और हमारी इकोनॉमी क्या बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक योजना चलती थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आपको पता अभी शुरू हुई थी जब लॉकडाउन लगा था और हमारे कोरोना वायरस आया था, तभी ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस गरीब कल्याण योजना के अंदर क्या किया जाता था, गरीबों को क्या दिया जाता था, पैसे वगैरह, और उनको खाद्यान्न वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते थे। अब इसके लिए क्या किया गया है, जो रेलवे सड़कों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोग, ठेकेदार जो लोग, क्योंकि हमारे जो देश में अभी सिस्टम चलता है 1991 के बाद में क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया है, और उसमें एक मॉडल आता है जिस मॉडल को कहते हैं पीपीपी, 3 पी होते हैं उसके अंदर। उसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब होता है सरकार, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और उन दोनों की पार्टनरशिप से कोई भी क्या चलता है, काम चलता है। फॉर एग्जांपल अभी रिफाइनरी लगी, आपने देखा 55 में, वो भी पीपीपी मॉडल पे। कैसे, कुछ पैसा सरकार लगा रही, ज्यादातर पैसा कंपनी, प्राइवेट कंपनी लगा रही है, आई थिंक 76% पैसा कंपनी लगा रही है, 24% सरकार लगा रही है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने क्या की, पार्टनरशिप की है। अभी आपने देखो रेलवे की कोई रेलवे लाइन बन रही है, सड़क बन रहा है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर से होता है, उसको सरकार क्या देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप ऐसा कीजिए, इसमें ये सड़क बना के दीजिए, लेकिन उन्हें एक डेडलाइन दी जाती है कि आप इतने महीनों के अंदर क्या करके दोगे, ये सड़क या रेलवे लाइन तैयार करके दोगे। अब वो डेडलाइन बढ़ानी पड़ी है सरकार को। क्यों बढ़ानी पड़ी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से उनकी पूरी जो सिस्टम था फेल हो चुका है, उनके पास गाड़ियों से वो सामान चाहिए वो नहीं पहुंच रहा। इस वजह से सरकार ने इस डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए अच्छी खबर है कि वो 6 महीने बाद क्या कर सकते हैं, 6 महीने तक वो उसको डेडलाइन को बढ़ा दिया, तो 6 महीने तक उनको जो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है उसे क्या करना होगा, पूरा करना होगा। इसके अलावा वो लोन भी ले सकते हैं, और उस लोन की बैंक गारंटी कौन देगी, आपकी गवर्नमेंट देगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या किया है सरकार ने, बहुत जो इनकम टैक्स भरते हैं जो लोग, हम में से नॉर्मली लोग नहीं भरते, इनकम टैक्स वो लोग भरते हैं जिनकी आय 5 लाख से, वार्षिक आय 5 लाख से ज्यादा हो, वही भर सकते हैं। तो जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, अभी ड्यू था इनकम टैक्स की जो लास्ट डेट थी, अभी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 जुलाई, 31 जुलाई तक आपको इनकम टैक्स भरना था। अभी संभव नहीं हो पाया, इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को भी यहाँ पे रिलीफ मिला है सरकार की तरफ से। अब ये बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया, यानी अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप कब तक भरना है, आपको 30 नवंबर तक आप इनकम टैक्स क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। पहले ये डेट कितना था, 31 जुलाई तक था। इसके अलावा इनकम टैक्स में एक स्कीम चलाई, विवाद से विश्वास स्कीम चलती थी, उसमें भी क्या दी गई, थोड़ी बहुत सरकार द्वारा ढील दी गई। आगे बात करते हैं, एक एनबीएफसी और एमआईएफसी जो संस्थाएं होती है, बैंक होते हैं, इन्होंने कहा है कि भाई हमें आरबीआई, नाबार्ड जैसी संस्थाएं क्या नहीं दे रही है, हमें लोन नहीं दे रही है। अगर अब हम इनको लोन देते हैं और वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, मैंने पहले भी बता दिया आपको, तो नहीं मिलेगा, तो सरकार ने कहा आपका 100% पैसा क्या दिया जाएगा, वापस दिया जाएगा। क्योंकि इन बैंकों के पास पैसा है, 8 लाख करोड़ रुपए पड़े इन बैंकों के पास, लेकिन ये डर रहे हैं कि हम पैसा दे दें इन लोगों को उधार में और ये वापस नहीं आया, तो तब सरकार ने उनको इंश्योर किया कि आप पैसा दीजिए, अगर आरबीआई नहीं देता तो हम सरकार उसको पैसे को क्या करेगी, रिवाइव करेगी। तो आप देखिए इस आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कितने अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं, किसके लिए, हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो सरकार उसके लिए काम करे। अभी काफी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा सिस्टम क्या है, माइग्रेंट्स लोगों के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या आया है, या फिर जो सड़क पे आपने बहुत से लोगों को भूख मरते हुए देखा उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की, उस सब के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बस आप थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। अब बात करें इससे आगे, तो जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, यानी जो इसके अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें कुछ क्या किए गए हैं, नेचुरल क्लाइमेटी होने पे इस तरह की अगर क्या आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो आपदा आने के बाद में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, इसके लिए काम करेगी। अब ये जब सारे मेजर्स आ गए, सरकार ने इन सब चीजों की घोषणा कर दी, तो इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद में सरकार की इस घोषणा के बाद में इंडस्ट्री जो हमारा उद्योग जगत है उसका वापस रिस्पांस आया है। उसने क्या रिस्पांस दिया, हमारे उद्योग जगत ने रिस्पांस दिया है कि ये जो सरकार द्वारा एमएसएमई जो पैसा लगा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये सेक्टर आगे बढ़ेगा और ये सेक्टर में क्या होगा, लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा और ये लोग काम कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा, पैसा आएगा, मजदूर लोगों को यहाँ से काम मिलेगा। इस वजह से इसका क्या किया गया है, वेलकम किया गया है। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार ने क्या किया, इसी के अंदर
लोकल जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा महत्व ज्यादा दिया है। और इसके अलावा इसमें क्या किया भारत सरकार ने, मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, ये मेक इन इंडिया के अंडर है ये, यानी भारत सरकार विदेशी कंपनियां जो है उनको जब 2 लाख जो विदेशी कंपनियां हैं उनको 200 करोड़ से नीचे तक का जो टेंडर होगा वो विदेशी कंपनी को नहीं है। जैसे मान लो कोई भारत सरकार का काम करना है और 200 करोड़ रुपए से कम का काम है तो वो विदेशी कंपनी को नहीं दिया जाएगा उसका टेंडर। उसका टेंडर किसको दिया जाएगा? लाइव नहीं चल रहा है, मैं जानता हूं प्रॉब्लम है, अभी हो जाएगा, देखते हैं वीडियो। तो उसमें क्या हुआ कि जो विदेशी कंपनी है उसको 200 करोड़ रुपए से कम का क्या होगा, अगर कोई टेंडर है तो विदेशी कंपनी को नहीं दिया जाएगा, भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि भारतीय कंपनियां हमारे देश में मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या कर सके, यहां पर सरकार के लिए काम कर सके और पैसा क्या कर सके, ला सके। इसके अलावा इसमें क्या हुआ है, जो अभी टोटल जो योजना ये आपको बताते हैं, जब मैंने बताया पूरी 20 लाख करोड़ की, इसमें क्या किया गया है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है वो भी इसी में शामिल है। आरबीआई ने किसी प्रकार की अगर हेल्प की है वो भी इसी के अंदर क्या है, शामिल है। तो इसके अलावा इसकी थोड़ी सी क्या हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जितना पैसा सरकार लगा रही है तो गवर्नमेंट के ऊपर इसका एक्सपेंडिचर कम गया है। किसके ऊपर ज्यादा जाएगा? बैंकों के ऊपर और हमारे जो आरबीआई वगैरह उनके ऊपर थोड़ा एक्सपेंडिचर, खर्चा थोड़ा ज्यादा जाएगा। इसको लेकर के थोड़ी क्या हो रही है, इसकी क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए इससे आगे बात करें। इसमें सरकार का जो है, सरकार ने जो योजना लेके आई, इसका जो बर्डन है, बर्डन का अर्थ हुआ इसका जो टैक्स का जो भार है वो किसके ऊपर जाएगा, थोड़ा सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। उसको लेकर भी सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है। लेकिन ओवरऑल अगर अपन देखें एमएसएमई सेक्टर में सरकार द्वारा किया गया ये काम काबिले तारीफ है, ताकि ये उद्योग रिवाइव करेंगे और हमारे देश की इकोनॉमी क्या आ जाएगी, वापस पटरी पे आ जाएगी। ये बात तो थी, कब थी ये बात थी, आपके जो कल क्या किए गए थे, सॉरी परसों क्या किए गए थे, वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई उसके बारे में। अब कल जब वो लाइव आए थे तब उन्होंने क्या कहा उसके बारे में बात करें। कल जो पूरा का पूरा फोकस था वो फोकस था माइग्रेंट वर्कर्स पे। माइग्रेंट वर्कर्स आपने देखे होंगे, अप्रवासी ऐसे लोग जो क्या करते हैं, शहरों में काम करते हैं, घर छोड़ करके 6-6 महीने 12-12 महीने काम करते हैं, शहरों में काम करते हैं, वहीं पे रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। अभी आपने सड़कों पे टीवी वगैरह में देखा होगा, बहुत से लोग अपने बच्चों को, अपने वाइफ्स को, फैमिलीज को उठा करके लेके घर जा रहे हैं और उन सड़क पे भूखे मर रहे हैं, रो रहे हैं, आपने टीवी वगैरह में देख। उसके लिए सरकार अच्छी योजना लेके आई, माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं हम उनको अंग्रेजी में, आप हिंदी में अप्रवासी व्यक्ति कह सकते हो। तो वो उन लोगों के लिए सरकार क्या लेके आई है, बहुत अच्छी योजना लेके आई है। वो उसके लिए क्या लेके आई वो भी बताएंगे। इसके अलावा लेबरर्स, जो श्रमिक लोग हैं, उनके लिए भी सरकार ने क्या किया है, स्ट्रीट वेंडर्स, गलियों में जो सब्जियां वगैरह बेचते हैं, उनके लिए क्या किया है, और किसानों के लिए, खासकर हमारे किसान लोगों के भाइयों के लिए क्या लेके आई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहले करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, यानी जो सड़कों पर लोग घूम रहे हैं या वो जो लोग जो वहां पे काम करते हैं और अभी काम नहीं है, उनके लिए सरकार क्या लेके आई है। पहले जब लॉकडाउन लगा था तब एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उस योजना में क्या किया गया, उन लोगों को क्या दिया गया, राशन कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड है और जो पीडीएस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। पीडीएस सिस्टम का अर्थ होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको जो गेहूं मिलते हैं आपके गांव में 2 रुपए किलो या जो फ्री में अभी मिल रहे हैं, वो योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हुआ। पहले 2 रुपए किलो गेहूं मिलते थे, अब क्या मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं। वो किसके अंदर आता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इस शब्द आपको पूछा जाए, पीडीएस सिस्टम कहते हैं उसके तहत। और जिनके पास राशन कार्ड है, कब, जब क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था। लेकिन भारत सरकार ने जब एक स्टडी आई, उसमें कहा गया कि भारत के 10 करोड़ लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है। 10 करोड़ लोग हैं जो गरीब है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनका क्या, उनको तो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फायदा नहीं मिलेगा। तब सरकार ने इस, अब जो कल घोषणा हुई है, इसमें सरकार ने उनको फायदा देने की कोशिश की। उसमें उन्होंने किया है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो 10 करोड़ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अब उन सबको क्या दिया जाएगा, फ्री में क्या दिया जाएगा, खाद्य प्रोवाइड कर, जो खाद्य योजना है उसके तहत खाद्यान्न दिया जाएगा। जो क्या नहीं है, भले ही उनके पास राशन कार्ड नहीं है या पीडीएस सिस्टम से नहीं जुड़े हुए, तो भी उनको क्या दिया जाएगा, इस सिस्टम का फायदा दिया जाएगा। इसके तहत ध्यान रखना है, कितने लोग हैं, 8 करोड़ लोग हैं जिनको इसका क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसके अलावा कल जो घोषणा हुई उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। मार्च 2021 तक ये योजना पूरी तरह से क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी क्या होता है, अगर आप राजस्थान के निवासी है और आपके पास राशन कार्ड है, तो आपको वो राशन मिलता था, गेहूं, कैरोसिन या जो भी एलपीजी के तहत जो भी चीजें मिलती थी, वो चीजें सिर्फ आपको राजस्थान में मिल सकती थी। आप दूसरे स्टेट में गए, वहां आपको इसका फायदा नहीं होता था। आपको वहां पे क्या, जैसे मान लो आप राजस्थान के व्यक्ति हो, गुजरात में एक मजदूरी करने चले गए और वहां लॉकडाउन हो गया, आप वहां पे सीज हो गए, अब आपके पास वहां पे राशन कार्ड नहीं है, तो पहले जो प्रावधान थे गरीब कल्याण योजना के, उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, वहां खाद्यान्न नहीं मिलेगा, तो वहां आपको खाने में समस्या आएगी। अभी सरकार ने वन राशन वन
नेशन घोषणा की है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका राशन कार्ड अगर आपके पास में है तो आप भारत के किसी भी राज्य में जाओगे, वहां पे आपको आसानी से क्या प्राप्त कर सकते हो, वहां की दुकान से पीडीएस सिस्टम के थ्रू आप क्या प्राप्त कर सकते हो, पैसा प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हो। यानी ये बहुत अच्छी सिस्टम है। ये किसके लिए, गरीब लोगों के लिए जो अपने घर से दूर का काम करते हैं, दूसरे शहरों में काम करते हैं और वहां उनको क्या नहीं मिल पाता है, राशन कार्ड के ऊपर उनको राशन नहीं मिलता, उनके लिए ये योजना है। इसका नाम याद रखना आपको, वन नेशन वन राशन। नेशन का अर्थ है देश और राशन का अर्थ राशन, यानी एक पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड है। ऐसा नहीं राजस्थान सरकार अलग राशन कार्ड देगी, गुजरात सरकार अलग राशन कार्ड, ऐसा नहीं होगा। ये कब तक लागू कर दिया जाएगा, मार्च 2021 तक इसको क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। ये भी इसमें क्या की गई थी, महत्वपूर्ण घोषणा की गई। तो 8 करोड़ जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको अब क्या मिलेगा, खाद्यान्न मिलेगा। कितने महीने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आने वाले 2 महीनों के लिए क्या दिया जाएगा, ये राशन कार्ड। ज्यादा नहीं, कितने महीनों के लिए, 2 महीने, क्योंकि उनको लग रहा है लॉकडाउन 2 महीनों तक हट जाएगा, सरकार के पास 2 महीनों तक फ्री में राशन दिया जाएगा, तो हमें भी फ्री में क्या मिलेगा, राशन मिलेगा। लेकिन इसका जो कॉस्ट आएगा वो मैं बताता हूं, 3500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्चा आएगा और ये सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। कौन उठाएगी इसके लिए, जो खर्चा गरीबों को जो पैसा दिया, जो खाद्यान्न दिया जाएगा, सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। 3500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसमें से राज्य सरकार का क्या काम है, राज्य सरकार को कहा गया है आप इंप्लीमेंटेशन कीजिए, यानी जो हम ये चीज लेके आए गरीब लोगों को आप चयनित कीजिए, उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स या जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स उन्हें लाइए और उन्हें तक आइडेंटिफिकेशन कीजिए, उनका पहचान कीजिए और उन तक ये क्या पहुंचाइए, आपको ये खाद्यान्न व्यवस्था पहुंचानी है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है, देखो मैं आपको जब लाइव आता हूं तो अब आप ऐसा नहीं कि सरकार ने अच्छा काम किया तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कमियां भी होती है, तो हर चीज 100% परफेक्ट भी नहीं होती, उसमें कमियां हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई। एक तो बताया कि ये बहुत लेट आया है, क्योंकि लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट गरीब लोगों पे होना था वो काफी हो चुका है। एक तो ये चीज अगर जिस दिन पहले दिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसमें ये होता तो अच्छा रहता, एक तो ड्रॉबैक ये। दूसरा यूनिवर्सल नहीं है, 8 करोड़ लोग इसमें क्या होंगे, फायदेमंद होंगे, लेकिन अभी कम से कम 12-13 करोड़ लोग हैं जो गरीब है, इस वजह से उनको क्या नहीं मिल रहा है, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। इस वजह से इसको थोड़ा सा क्या हो रही है, इसमें थोड़ी सी क्रिटिसाइज हो रहा है, ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एज अ स्टूडेंट अगर आप कभी सिविल सेवा की तैयारी करोगे, आरएएस आईएएस की तैयारी करोगे, वहां क्या होता है, एक कोई भी सवाल दे देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सवाल दे दिया आपको और उसको इवेल्युएट कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब आलोचनात्मक व्याख्या में ऐसा नहीं होता सिर्फ आप बुरी बुरी प्रशंसा करोगे, 3500 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, ये उसमें क्या होता है, आपको मूल्यांकन करना होता है, कहां सरकार ने कमी रख दी, कहां सरकार ने अच्छा काम किया, जहां अच्छा काम किया वहां पे आप प्रेज कीजिए, जहां अच्छा काम नहीं। तो इन चीजों को अभी से जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 12th में पढ़ते हैं, वो अपना माइंडसेट विकसित कीजिए, एक मूल्यांकनात्मक दिमाग विकसित कीजिए, ना कि आप बायस्ड एक तरफा। अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ाई करनी है, अच्छे ऊंचे लेवल तक जाना है, इस वजह से आपको एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना है ताकि आप ये चीज में एक आलोचना भी है उसको भी लेके चलना है और अच्छी बातें उसको भी लेके चलना है। इसका मैंने आपको बताया कि इसके ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमियां क्या है। चलिए अब इसके अलावा और क्या किया, जो ये माइग्रेंट लोग हैं वहां खाना नहीं मिलता है, साथ ही साथ इन्हें रेंट पे रहना पड़ता है शहरों के अंदर। रेंट का मतलब होता है किराए पे रहते हैं। आपने देखा होगा मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो आप जाओगे तो वहां क्या होता है, रेंट पे क्या होता है, एक रूम है छोटा सा, उसके अंदर 10-10 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके हाइजीन का भी समस्या रहती है, उनकी स्वास्थ्य की समस्या रहती है। अब सरकार क्या करेगी, उनके लिए घर बनाएगी, रेंटल हाउसेज बनाएंगे, रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, एक सिस्टम, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये योजना लेके आई है। उसमें पीपीई के साथ मिलकर के, प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के सरकार वहां घर बनाएगी और बाद में उन लोगों को रेंट पे वहां पे क्या रहने को दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात हुई है, किसके लिए, जो लोग क्या है इससे जुड़े हुए हैं। तो ये किसको फायदा पहुंचाएगी, ये प्राइवेट सेक्टर को काम मिल जाएगा और इसके अलावा लोगों को क्या मिल जाएगा, शहरों में रहने वाले लोगों को घर मिल जाएगा। चलिए इसके अलावा क्या किया जाएगा, लेबरर्स के लिए क्या किया गया, श्रमिक जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए क्या किया गया, उनके बाद देखते हैं। तो एक तो क्या किया गया, लेबर कोड में चेंज किया गया है, यानी बेनिफिट सीधा किसको मिलना चाहिए, सरकार ऐसी योजना लेके आ रही है जिसमें सीधा फायदा किसके जाए, एक श्रमिक के हाथ में फायदा जाए। इसके अलावा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राइट ऑफ मिनिमम वेज, यानी सरकार क्या करेगी, एक मिनिमम वेज तय कर देगी, एक मिनिमम मजदूरी तय कर देगी कि भाई कोई मजदूर है उसको कोई भी व्यक्ति इतने से कम क्या नहीं देगा, मजदूरी नहीं देगा, नहीं तो क्या है उस काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से सरकार उनके लिए भी काम लेके आई कि मिनिमम वेज दिया जाए, मिनिमम उनको क्या दिया जाए, कम से कम कितना पैसा तय किया जाएगा, ये सरकार द्वारा तय किया जाएगा। इसके अंदर सरकार इस चीज को लेके आ रही है। और इसके अलावा जो मजदूर लोग हैं उनका एनुअल हेल्थ चेक होगा, हेल्थ चेकअप होगा, उनके लिए स्वास्थ्य कैसा है उनका, उस बात को भी रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। अगर अभी 17 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन में ढील दी जाती है तो इन गरीब लोगों के, यानी जो जो हमारे लेबरर्स हैं, इनके लिए क्या किया जाएगा, ये चीज की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, यानी उसको रोजगार से निकाल दिया गया है, तो सरकार उसके लिए कुछ क्या करेगी, उसको भत्ता वगैरह देने की व्यवस्था करने की बात हो रही है। कोई व्यक्ति अकुशल है, काम नहीं मिल रहा है, तो उसको रीस्किल करेगी, यानी सरकार उसको स्किल, उसके जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए क्या करेगी, काम करेगी। ये सारी चीजें करेगी किसके लिए,
आपके मजदूर लोगों के लिए। अब बात करते हैं किसानों के लिए सरकार ने इस बारे में क्या लाया है। किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसके थ्रू? नाबार्ड के थ्रू। नाबार्ड एक संस्था होती है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रामीण एक विकास बैंक होता है जो क्या करता है, लोगों को लोन देता है। तो नाबार्ड के थ्रू 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं किसानों के लिए। जो 2.5 करोड़ जो किसान है उनको इससे क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है किसान क्रेडिट स्कीम के तहत। यानी किसान क्रेडिट स्कीम के तहत इसको क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। इसके अलावा फिशरमैन जो हमारे हैं, यानी फिशरमैन का अर्थ होता है जो हमारे मछुआरे हैं, उनके लिए ये योजना लेके आई है। एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन करने वाले लोग हैं उनके लिए भी सरकार ने क्या किया है, इसके अंदर प्रावधान किया। 2 लाख करोड़ रुपए में से उनके लिए भी योजनाएं लाई जाएगी। और इसका पैसा देगा कौन? आरबीआई, नाबार्ड और कोऑपरेटिव, हमारी जो आपके जिनको आप सोसाइटी कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सहकारी जो समितियां होती है, वो इसके लिए पैसा प्रोवाइड करवाएगी। ये सरकार ने कल जो फाइनेंस मिनिस्टर आए थे उन्होंने कहा था। अब बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स की। स्ट्रीट वेंडर्स किसे कहते हैं? आपने कभी गली में से किसी ठेले में से सब्जी खरीदी होगी, पानी पूरी खाया होगा, या फिर और भी जो लोग बेच रहे होते हैं सड़कों के किनारों पर, उन्हें हमें स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। गलियों में घूम घूम के बेचते हैं। वो लोग बहुत प्रभावित हुए इस बार, क्योंकि वो क्या करते हैं, सुबह निकलते हैं, जितना कमाया रात को वही उनका भोजन होता है। अब क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया तो अब उनका वो काम बंद करा दिया, सड़कों पे घूमने नहीं दे रहे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान को उठाना पड़ा। तो सरकार उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी लेके आई है। यानी 5,000 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए सरकार लेके आई है। स्पेशल स्कीम, इसमें क्या दिया जाएगा, 19,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। वो लोन ले सकते हैं और अपनी क्या कर सकते हैं, अपने वेंडर्स जो है वो काम कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा क्या किया जाएगा, अगर कोई वेंडर है यानी ठेले वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, डिजिटल पेमेंट करता है। डिजिटल पेमेंट का मतलब आपने वो मशीन देखी स्वाइप करने वाली, आप गए, आपको कुछ खरीदा आपने, जैसे मान लो आपने सब्जी खरीदी 5 किलो, आपने आपके पास में एटीएम कार्ड है उसको दिया, वो एटीएम के थ्रू अगर पैसा लेता है कोई कौन, जो ठेले वाला, तो सरकार उसके लिए एक क्या लेके आई है, मॉनेटरी अवार्ड लेके आई है। ऐसे स्ट्रीट वेंडर को सरकार क्या करेगी, सम्मानित करेगी कि इन लोगों ने क्या किया है, हमारे भारत को आत्मनिर्भर किया है। ऐसा नहीं, हमारा नॉर्मली होता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी दुकान है, बड़ा कोई मॉल है, उसी में क्या करे, स्वाइप वाली मशीन लगी हो, पेमेंट ऑनलाइन हो। ऐसा नहीं, सरकार चाहती है कि गली में बेचने वाला व्यक्ति भी क्या यूज करे, डिजिटल पेमेंट यूज करे, उन लोगों को सम्मानित करेगी। बहुत अच्छी योजना लेके आई सरकार इसके अंदर। और इनको क्या दिया जाएगा, जो लोग इस तरह से डिजिटल मशीन का यूज करेंगे उनको सरकार लोन भी ज्यादा देगी। जैसे आप फॉर्म भरोगे लोन का, उसमें अगर आप लिखते हो कि मैं डिजिटल पेमेंट का यूज करूंगा, तो सरकार उसमें आपको लोन भी ज्यादा देगी। किसके लिए बात हो रही है, स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी जो ठेले बेचने वाले लोग हैं उनके लिए बात हो रही है। इसके अलावा जो छोटे बिजनेस है उनको मुद्रा शिशु योजना के तहत क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी बातें अपने अच्छी अच्छी बातें के लिए सरकार क्या लेगी। अब थोड़े से डिसअपॉइंटिंग फैक्टर्स हैं, यानी सरकार ने कहीं पे कमियां क्या रही है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कमियां ये रही है, जो टोटल खर्चा होने वाला है वो मैं बता देता हूं। 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए किसके लिए यूज किए जाएंगे, खाना देने के लिए, जो मैंने बताया आपको माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। 1500 करोड़ रुपए इस स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह के लिए ये आएंगे। टोटल 5000 करोड़ रुपए हो गए। ये जो 5000 करोड़ रुपए यही सरकार का खर्चा है। बाकी सारा जो खर्चा है वो बैंकों पे गया है, आरबीआई पे गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब जो योजना थी, कल्याण योजना, वो भी किसमें शामिल है, इसके अंदर क्या है, शामिल है। किसाराम साराम जी, आपका स्वागत है लाइव में, नमस्कार। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो सब्सिडी वगैरह, तो इससे ये बात सवाल उठ रहा है कि थोड़े बैंकों पे क्या पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और लोन वगैरह में समस्या आएगी। ये चीज आपको कही गई है। इसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए था, जो खर्चा था गरीबों पे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था, और लोन जो है वो इजी होना चाहिए था। अभी लोन दे दिया जाएगा, अब जब वापस उनको लोन पे करना है, सरकार ने क्या नहीं किया है, सरकार ने इसकी इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर को क्या नहीं किया, फिक्स नहीं किया है। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। बाद में मान लो बैंक क्या करता है, मान लो सरकार अवेयर नहीं रहे और बैंक क्या करे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा दे, उसको ब्याज रेट लगा दे, वो थोड़ा गरीबों को बाद में महंगा पड़ जाए। इस कारण इसमें क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए था, रेट जो फिक्स है वो रेट थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, फिक्स होना चाहिए। ये बात कही गई है। इसके अलावा अभी इतने दिन जो एक योजना चलती थी हमारी, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो चलती थी, मनरेगा, उसमें सरकार कम पैसा इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि ये नरेगा योजना 2005 में ही थी, बाद में अभी हमारी सरकार बदल गई थी, इस कारण उन्होंने इस पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। अभी क्या किया है सरकार ने, नरेगा में पैसा लगाने का क्या किया, फैसला किया। ये बहुत अच्छा कदम है। नरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जिसने क्या दिया, विश्व का, जय हिंद दिनेश जी, अब विश्व में सर्वाधिक रोजगार दिया। ये स्कीम बढ़ा दी गई है, सरकार ने अब इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा नरेगा में लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा गरीब लोगों को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फ्री जो फूड ग्रेन पैसा, धान जो खाद्यान्न दिया जाएगा, ये अच्छी व्यवस्था है। और इसके अलावा वन नेशन वन राशन, ये बहुत अच्छी क्या है व्यवस्था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वन नेशन वन राशन में क्या हो रही है, थोड़ी सी समस्या है। राज्य थोड़ा सा इसका अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। राज्यों ने कहा है कि
ये हमारे ऊपर आ जाएगा सारा का सारा भार, क्योंकि सरकार ने क्या क्या हम वन नेशन वन राशन योजना लागू कर रहे हैं, सारा का सारा क्या हो जाएगा हम उस पर। अब क्या होगा, कोई व्यक्ति के ऐसे भी होते हैं बॉर्डर पे रहने वाले लोग क्या करते हैं, एक राज्य में इधर लेंगे फिर दूसरे राज्य में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन चीजों को रोकना और उन पूरे देश में लागू करना एक ही राशन के थ्रू काफी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब आप माइग्रेंट वर्कर्स हो, गुजरात वगैरह में काम करते हो, वहां आपको वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं पीडीएस वाले, वो आपको जानते नहीं है तो वो लोग आपको नहीं दे। इस चीजों के बारे में राज्य सरकार ने कहा ये थोड़ा हमारे कंसर्न है। ये बातें हमने की, किसके बारे में आपको बताते हैं, ये सारी बातें थी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है। ये किसके तहत है मैं बताता हूँ। ये एक योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना, जो हमारे मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने घोषणा की थी, उसको याद रखना है। एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसके अंदर, तो आपको एक तो एमएसएमई याद रखना है कि आपको पूछा जाएगा कि अभी किस सेक्टर के अंदर क्या किया गया है, उसकी परिभाषा बदल दी गई है। तो किसकी परिभाषा बदली गई है, एमएसएमई की, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम जो वर्ग के जो हमारे उद्योग है उनकी परिभाषा को क्या कर दिया कि बदल गया। ये आपको ध्यान रखना है। कब आया था एक्ट पूछा जा सकता है, तो 2006 में ये एक्ट आया था। इसके अलावा कौन सी योजना के तहत गरीबों को जो कोविड-19 के दौरान क्या दिया गया, फ्री में फूड दिया गया, तो ध्यान रखना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहते हैं इसको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ऐसा किया गया। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या हुआ वो भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है ताकि आपको आने वाले किसी एग्जाम में, मैं आपको लिख के देता हूं, किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित आपको 1, 2 से 3 के आसपास सवाल मिलेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर कीजिएगा और कहीं से आपको और पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस चीजों को बारे में जान सके। चलो, अभी बात हो रही थी मजदूरों के बारे में, तो अब थोड़ा सा मजदूरों की बात कर लेते हैं। अब मजदूरों के लिए हमारे देश में बहुत सारे क्या बन रखे हैं, कानून बन रखे हैं, उनको हम लेबर लॉज कहते हैं। मजदूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। तो उनके लिए क्या बन रखे हैं, लेबर लॉज बन रखे हैं। पूरे भारत में कम से कम 50 लेबर लॉज है। जोग भारती गोस्वामी, राम राम साहब। अब देखिए 50 केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए क्या है, लेबर लॉज है। 200 लेबर लॉज है जो किसने बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, राज्य सरकारों द्वारा बनाए हुए हैं। अब उनमें क्या हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और कई राज्य सरकारें ऐसी इन लेबर लॉज को 3 साल के लिए कैंसिल कर दिया है, यानी 3 साल के लिए किसी भी प्रकार का लेबर लॉ नहीं रहेगा। इसकी थोड़ी क्रिटिसाइज हो रहा है। कारण क्या है, लेबर लॉ का मतलब हुआ श्रमिकों के लिए जो कानून बन रखे। जैसे अभी एक कानून था, अगर आपको याद हो तो 8 घंटे काम करेगा कोई भी मजदूर, कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा, उसको भोजन भी दिया जाए और इस तरह की काफी व्यवस्थाएं थी। तो अब क्या होगा, जब लेबर लॉ को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो मजदूरों के कानून को हटा दिया जाए, तो अब अगर उसको आप 12 घंटे काम करवाओगे तो भी क्या नहीं हो सकता है, काम नहीं, कोई भी आवाज नहीं उठा सकता है। इनको क्या किया गया, यूपी में और एमपी में खासकर 3 साल के लिए क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लेबर लॉज में क्या आती है, कंडीशन ऑफ वर्क, काम किन परिस्थितियों में किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उनको ऐसे बहुत ज्यादा गर्मी में काम करवाया जा रहा हो, या ऐसे जहां पे बहुत ज्यादा धुआं हो, प्रदूषण हो, जो उनके सांस में कोई गंदगी जाए, ऐसे जगह पे तो काम नहीं करवाया जा रहा है। इस पे ध्यान रखा जाता है लेबर लॉज में। वेजेस, उनको भत्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी, उनका सामाजिक सिक्योरिटी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 8-10 घंटे काम करता है, 200 रुपए देते हैं, तो उसका दाल पानी का भी नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखते हैं इस लेबर लॉज के अंदर। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, अब क्या होता है कि भाई आपको काम पे लगा दिया, आपको कितने दिन काम मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि भाई 5 दिन 10 दिन हुआ बाद में आपको फ्री कर दिया। तो इस वजह से इसके ऊपर भी ध्यान रखा जाता था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जब जो उद्योग जो जगत के लोग हैं वो इसमें हेल्प करते थे। अब क्या किया, जैसे ये लेबर लॉज समाप्त किए गए, ये कानून समाप्त हो गए, तो ये जो सारे अधिकार है ये समाप्त हो गए। इसको लेकर थोड़े से क्या उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो एक एक्ट चलता है जिसको कहते हैं शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट चलता है। उसके तहत जो हमारे लोग होते हैं उनका ओवर टाइम फिक्स किया जाता है कि कोई भी मजदूर को कितने घंटे काम करना है, वो फिक्स होता है। इसके अलावा उनको क्या सुविधाएं मिलेगी, खाना मिलेगा, पानी पेयजल की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, और उनको अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो वो भी सुविधा होनी चाहिए उद्योग में, किसी फैक्ट्री के अंदर। अब जब लेबर लॉ खत्म कर दोगे आप, तो क्या होगा, उद्योग में ये सिक्योरिटी मजदूर के ऊपर से हट जाएगी। हो सकता है 8 घंटे की जगह 13-13 घंटे काम करवाए उनसे, कुछ हो गया तो उनको वो छोड़ दे, क्योंकि लेबर लॉज नहीं है तो लेबर जो है मजदूर है वो कहां नहीं पहुंच सकते हैं, कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, सरकार से गुहार नहीं लगा सकते हैं। इसको लेकर के थोड़ी सी क्या हो रही है, बात हो रही है। अभी इसको लेकर के एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या है सिस्टम है मजदूरों के लिए, ये पूरे देश में एक होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं लेबर कोड फॉर कंट्री, यानी देश के लिए क्या हो, एक ही क्या हो, लेबर लॉ। चलिए इससे आगे अपन बात करते हैं किस किस देशों में क्या होता। अभी हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। एक केस आया था, अगर आपको याद हो, आपको याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं, मैंने पढ़ा इसको, जुडिशियल स्टैंड था। 1983 में एक केस आया। अगर 1983 में क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम्स का अर्थ होता है हमारे देश के एशियन गेम्स होते हैं, पूरे एशिया की जो टीमें होती है, जैसे ओलंपिक होता है वैसे एशियन गेम्स हुए थे। तो एशियन गेम हुए भारत में, दिल्ली में हो रहे थे। दिल्ली में हो रहे थे तो वहां पे क्या बनाया गया,
खिलाड़ियों के लिए एक रूम वगैरह पूरी व्यवस्था की गई। इसमें किसको लगाया? मजदूरों को काम पे लगाया गया। तो मजदूरों को बहुत कम पैसा दिया जाता है। 1983 की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। तो पैसा कम दिया गया। एक संस्था थी उस वक्त जिसका नाम था PUDR, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर लेबरर्स, ऐसी संस्था थी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ये यहाँ पे मजदूरों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है और आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई इनको पेमेंट मिल रहा है क्या? हाँ पेमेंट मिल रहा है। ये लोग काम करने से इनको कोई समस्या नहीं है कि नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो इनका शोषण हो रहा है? तब इस संस्था ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा। इन्होंने कहा कि पैसा मिल रहा है लेकिन जितना ये लोग काम कर रहे हैं उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा है, ये भी क्या है? इनका शोषण है। अगर आपको याद हो, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 23, क्या बात करता है? बेगार प्रथा को समाप्त करता है। बेगार प्रथा का अर्थ होता है आप किसी को अपने घर पे हड़ी नहीं रख, हड़ी में समझते हो, मारवाड़ी हड़ी पत्ता कहते हैं इसको मारवाड़ी में, तो हड़ी नहीं रख सकते अपने घर पे बगैर पैसों के, बिना तनख्वाह दिए आप काम करवाते हो, वो गलत है। अनुच्छेद 23 इस पे रोक लगाता है। और ऐसा भी अगर आप कम पैसा देते हो, जितना वो व्यक्ति मेहनत करे उससे कम पैसा देते हैं, तो भी इसके ऊपर रोक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार क्या करे, इस तरह के जो मजदूर हैं, नए फार्म सोसाइटी बना चालू या नहीं करते जल्दी, नए सोसाइटी, मैं सोसाइटी के बारे में नहीं बताता हूँ, मैं करंट अफेयर्स के बारे में बताता हूँ। आप जो सोसाइटी से पूछे इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, कृपया आप कहीं और से जानकारी प्राप्त। मैं जो सरकारी योजनाएं लेके आती हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जसराज लुखा जी, आपकी जाखड़ लाखाराम, आप वहां पूछिए आप। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें इनमें क्या किया जाएगा? सरकार द्वारा इसमें लेबरर्स लॉ को हटाया गया, तो इसका थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की क्या रह रही है संभावना। अभी क्या हो रहा है? लॉकडाउन लगाना जरूरी है, लेकिन क्लास जो हमारा लेबर क्लास है, मजदूर पे, इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? सरकार इसके लिए कुछ चीजें लेके आई है। पहले एक चीज, एक शब्द आता था जिसका नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम था लेजियर फेयर करके। ये फ्रांसीसी टर्म है। इसमें क्या होता है? मजदूर के और मालिक के बीच में कैसा रिश्ता हो जाता है? एक गुलाम और मालिक का रिश्ता हो जाता है। अगर हम लेबर लॉज हटा देंगे तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो जो मजदूर है हमारे, बहुत लंबे समय तक काम में लगाएंगे। इस चीज को नहीं लाने के लिए सरकार ने क्या कहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए, हमारे DPSPs होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसमें एक अनुच्छेद 43 है और 43 ये है, जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें ऐसी परिस्थितियां दी जाए कि उन्हें अच्छी परिस्थितियां मिले और अच्छे से वो काम कर सके। इस बात का क्या हो रहा है? बात चली। और इसके अलावा हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। क्या होता है आर्टिकल 21? हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें जीवन का अधिकार है। अगर आप मजदूरी करते हुए आपको कुछ हो जाता है, आपके जीवन पे संकट आ जाता है, तो जो इंटरप्राइजेस में काम कर रहे हो, जिस उद्योग में आप काम कर रहे हो, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। वो उसके लिए क्या भरेगा? जुर्माना भरना पड़ता है। तो अभी जब लेबर लॉज हटा दिए, किसी की मान लो किसी कंपनी में मृत्यु हो गई, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लेबर लॉज हट चुके हैं। तब ये एक्सपर्ट्स हैं, जो अखबार में इन्होंने आर्टिकल लिखा है, इन्होंने कहा है कि सरकार को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए मजदूरों के लिए। लॉकडाउन सही है, लेकिन लॉकडाउन के जरिए आप ऐसा ना करो कि भाई कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए मजदूरों को नेग्लेक्ट कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजदूर हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है, हमारे देश की क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। ये बात इन्होंने कही है। चलिए, ये तो बात थी इसके बारे में। चलो अब थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं अपन पोल्यूशन के बारे में, उसके बाद हम रैप अप कर लेंगे, क्योंकि आज हमारा क्या हो जाएगा, वो पोल्यूशन की बात कर लूं, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लाइव जो 7 दिनों का जो लाइव जो मेरा करंट अफेयर्स है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कल आपको पता है संडे है, फंडे है, उससे आपकी एक क्विज आने वाली है। 7 दिनों में मैंने जो आपको पढ़ाया उसका सवाल पूछूंगा, आपको लाइव के अंदर आपको जवाब देने, अगर आपको आंसर आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, रिवाइज करके आइएगा, या तो मेरे वीडियोस दोबारा देख लेना या रिवाइज कीजिए, कहीं से पढ़ के आइएगा। कल मैं उसके बारे में सवाल पूछूंगा। उसके अलावा हम एंटरटेनमेंट के बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि संडे से फंडे मैंने आपको कल बताया था। चलिए अब आपको बताते हैं थोड़ा पोल्यूशन, प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण कहते हैं जो हमारा पर्यावरण है उसके अंदर जो ऐसी चीजें आ जाती है, जैसे मान लो जल है आपका, वो शुद्ध है, तो उसके अंदर आपने कचरा डाल दिया या कोई अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए, अब वो पीने योग्य नहीं रहता। हवा है, उसमें क्या हो गया, धुआं हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर 14, झुंझुनू और लाला राम जैसों की बोर्डिंग के लिए था ये सौदा वाला झुंझुनू। देखिए कुंवरपाल पोटलिया जी, मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताऊं। मैं वो डिबेट होती है ना, पॉलिटिकल डिबेट, वो डिबेट नहीं करना है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि अपन क्या नहीं करें, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करें। सरकार क्या कर रही है, वो किसके लिए ला रही है, झुंझुना ला रही है, वो अपने को नहीं रखना है। अपने को रखना है कि सरकार जो योजना लेके आई है वो हमें क्या फायदा देगी, उसमें क्या प्रोविजन है और आपके एग्जाम में क्या सवाल आएगा। बात वो है हमारी, एग्जाम में आपको सवाल पूछ लिया जाएगा
तो आप वहां से सवाल कैसे निकालोगे उसकी बात कर रहा हूं मैं। सरकार का झुंझुना है, बाद में इसका क्या होता है वो हमारे हमारे अपन राजनीति करने के लिए नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को संबोधित करता हूं, आपने अपने विचार रखे उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा इसको बुरा मानने वाली बात नहीं रखें चीजें। चलिए पोल्यूशन के बारे में बात करें। जैसे हमारी हवा पोल्यूटेड हो गई तो हम उसमें सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे जो धूल के कण वो हमारे शरीर में चले जाएंगे और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। अभी क्या है, एशिया पैसिफिक रीजन कहते हैं, एशिया महाद्वीप है, पैसिफिक प्रशांत महासागर को कहते हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो एरिया है इसको समुद्र का एरिया है। समुद्र में क्या चलते हैं, पानी के जहाज चलते हैं। इसके अलावा जो समुद्र के किनारे जितने भी शहर है उनका जितना भी कचरा होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, पाइपों के माध्यम से समुद्र में जाता है, प्लास्टिक जितना भी मलमूत्र जितने भी सब उसमें जाते हैं। तो वहां पे जो किनारे पे या आसपास जो समुद्र में जीव रहते हैं, मरीन जो हमारे जीव है, जो समुद्रीय जीव है, उनकी क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, कमी हो रही है। वो प्लास्टिक खा लेते हैं, मछलियां समाप्त हो रही है। इसके बारे में बात करिए तो जो हमारा मरीन एनवायरमेंट है उसमें क्या हो रही है, जो हमारा समुद्रीय जो पर्यावरण है उसमें क्या थोड़ी सी समस्या आई है। उसके बात करते हैं, उसका कारण बताया गया है। एक तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है। इसके अलावा अनसस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। सस्टेनेबल किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए। भावी पीढ़ी मतलब ऐसा नहीं है, देखो कुछ हमारे पास में संसाधन होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। जैसे नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा पैदा कर सकते हैं। जैसे सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा आप जानते हो, पवन ऊर्जा आप जानते हो, ये नवीकरणीय है। हम जैसे जब तक हवा रहेगी, जब तक सूर्य रहेगी, तब तक इस लाइट को बना सकते हैं। लेकिन कोयले से बनी हुई लाइट, यूरेनियम से बनी हुई लाइट, ये क्या है, अनवीकरणीय है। ये एक समय के बाद में खत्म हो जाएंगे। इस वजह से इनको बचाने के लिए सरकार ऐसा योजना लाए या ऐसा काम करे जिससे क्या लंबे समय तक इन चीजों को क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। तो इसके लिए एक संस्था काम करती है, एसडीसी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। वो यहाँ पे जो जीव होते हैं उनको बचाने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। क्योंकि अगर प्लास्टिक आएगा समुद्रों के अंदर तो प्लास्टिक किसको बनाता है, ग्रीन गैस हाउस गैसों को बढ़ाता है। इसके अलावा एसिड बढ़ा देता है और वहां पे जो मरीन में जीव रहते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसके ऊपर भी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए। चलिए अभी आप ज्यादातर लोग जो आप में से हैं, हम क्या है, अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है हम लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो एक हमारी जो आर्मी है वो सुन लीजिए आप, थोड़ा सा ये लास्ट पॉइंट है अपना, उसके बाद रैप अप करते हैं। तो हमारी आर्मी आपके लिए एक प्लान लेके आई, 3 साल में एक प्लान लेके आई है। यानी भारत के हर युवा को 3 साल के लिए सेना में भर्ती करने का मौका मिलेगा। ये हमारी आर्मी ने सजेशन दिया, सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। क्या किया जाएगा, 3 साल के लिए प्रत्येक नागरिक, जो भारत का नागरिक 18 साल से जिसकी उम्र ऊपर हो जाएगी, उसको क्या करने का मौका मिलेगा, सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। क्यों ऐसी सुविधा लेके आई है, उन्होंने कहा है कि जो हम पैसा जो इसका कारण यह है कि जो हम पेमेंट करते हैं सैनिकों का या जो पेंशन देते हैं उसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है। एक फौजी को ट्रेंड करने में 14 साल बाद जब वो रिटायर होता है तो कम से कम जो हमारी सेना होती है उसको 11 करोड़ रुपए के आसपास का क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। और ये खर्चा काफी महंगा भी पड़ता है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें 3 साल के लिए जो नागरिक हैं उनको सेना में भर्ती करेंगे। कितने साल के लिए, 3 साल ट्रेंड किया जाएगा। 3 साल तक सेना में उनका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, मतलब उनको सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसमें एक समस्या है, ये एक इंटर्नशिप होगी, यानी आपको वहां पे ट्रेनिंग की तरह आप समझ सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टिव पैकेज आपको 20-20, 30-30, 40-40 हजार की आपको तनख्वाह दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको जितना जरूरी होता है उतना आपको तनख्वाह दी जाएगी 3 साल के लिए। और जब आप रिटायर हो जाओगे 3 साल बाद, जब आपको सेना से निकाल दिया जाएगा या आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, तब आपको ऐसा नहीं कह सकते हमें आप पेंशन दे दो, हमने 3 साल देश की सेवा की है, उसकी आप मांग नहीं कर सकते हो। अगर ये व्यवस्था लागू, सजेशन आया है, ठीक है, इंडियन आर्मी ने सजेशन दिया है, ना कि इसको लागू किया गया। ध्यान रखना है, सजेशन क्या दिया है कि हम ऐसा करते हैं जो हमारे सामान्य, क्योंकि मैंने आपको पता हो दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश होते हैं जहां पे नागरिकों को एक बार सेना में जाना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। 18 साल से हो गए, कुछ साल सेना में सेवा करोगे तभी बाकी नौकरियों में जा सकते हो। जहां जनसंख्या कम होती है, सेना की संख्या कम होती है, वहां पे ऐसा होता है। हमारे देश में तो सेना की जनसंख्या ज्यादा है, तो सेना के लिए क्या नहीं हो रहा है, ये व्यवस्था सेना ने कहा हम 3 साल के लिए जो नागरिक है उनको इसमें शामिल करेंगे, लेकिन कोई अट्रैक्टिव पैकेज नहीं है और आप रिटायरमेंट हो जाओगे 3 साल बाद, ऐसा नहीं बाद में आप मांग करनी शुरू करो हमें पैसा दो, वैसा नहीं होगा इसके अंदर। इससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अध्ययन करके बताया कि एक सामान्य पे कितना जाता है, 11 करोड़ रुपए खर्च होता है एक सामान्य सोल्जर पे। अगर हम इन किसको, सिविलियन को शामिल करेंगे, नागरिकों को शामिल करेंगे, ये खर्चा 80 से 85 लाख के अंदर हो जाएगा। और सिविलियन से इनको क्या फायदा होगा, सिविलियन को अगर सेना में जाने से, एक तो बहुत से लोग हम में से ऐसे होते हैं जिनका सेना में जाने का मन होता है, देश की सेवा करने का मन होता है, लेकिन कंपटीशन की वजह से हम लोग जा नहीं पाते हैं। एक तो आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा,
एक सेना के लोगों को अगर आपने देखा है, हमारे फौजियों को देखा है, हम उनको सलाम करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, सेना बॉर्डर पे रहकर, उनके में अंदर एक अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, जीवन जीने का एक बहुत अच्छा अनुशासन होता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। हमारा जो यूथ है वो अभी क्या हो रहा है, इलीगल कामों में बहुत ज्यादा लग चुका है, जैसे 2 नंबर के धंधों में ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर हमारा सेना ये व्यवस्था लेके आती है कि 3 साल के लिए प्रत्येक सिविलियन को सेना में जाना मैंडेटरी होता है, यानी 18 साल के हो गए, 3 साल सेना में सेवा करो, उसके बाद किसी और जगह पे काम कर सकते हो, नौकरी ले सकते हो, तो क्या होगा, हमारा समाज क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, जो इलीगल काम हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इसको भी लेकर के आर्मी ने, ये सजेशन है, लागू नहीं हुआ। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, हम लोग क्या नॉर्मली क्या होता है, मैं बहुत डरता हूं फेक न्यूज से, मतलब मैंने आपको ये चीज बताई, आपने इसको सीधा ले लिया, आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं वही आप आगे बात करें, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने आपको कुछ बताया, आपने उसमें 2 चीजें जोड़ करके आगे बता दी, प्लीज ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि फेक न्यूज पे आपका सोर्स मैं हो जाऊंगा और फिर मैं ऐसा नहीं हो सकता कि हम समाज में गलत चीजें फैलाएं। क्या है सिस्टम, क्या है, समाज में आर्मी ने 3 साल का प्रपोज दिया, अगर सरकार इसको क्या करती है, स्वीकार करती है, तो लागू होगा, ठीक है। लागू होने के बाद क्या होगा, सिविलियन को क्या किया जाएगा, 3 साल की सेवा देने का मौका मिलेगा। तो आप प्रार्थना कीजिए कि ये लागू हो जाए, ताकि आपको 3 साल के लिए क्या करने का मौका मिले, सेना में काम करने का मौका मिले, डिसिप्लिन होगा। 3 साल के लिए पेमेंट देंगे, तब तक और जॉब ढूंढ जाएगा, और सेना में गए तो आप समझ लेना कि आप काफी अनुशासित, शिक्षित भी हो जाएंगे। इस वजह से ये चीज लागू हो, ये भी हमारी क्या रहती है, इच्छा रहेगी। चलो अब अपन रैप अप करते हैं। तो काफी टाइम ले लिया मैंने आज, आपने मेरे साथ काफी अच्छे जुड़े, आपने मेरा सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका ये तो करंट अफेयर्स था, हमने बात की उसके करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए, तो कल हमारा संडे है, आपका रिवीजन होगा, 7 दिनों में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में, सवाल भी पूछूंगा, आपको लाइव पे जुड़े रहना और सवालों के क्या देने, आपको आंसर देने, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना के लेके आऊंगा। इसके अलावा संडे इज अ फन डे, यानी उस दिन हम थोड़ी सी इंटरटेनमेंट, अच्छी बुक्स के बारे में, अच्छे अखबारों के बारे में, मूवीज के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप कल जरूर जुड़िएगा, रात 8 बजे हम रोजाना लाइव रहेंगे। और मैंने शेड्यूल भी बताया था, अगर आप शेड्यूल नहीं देखा तो मेरे जो मेरा आईडी है उसके पोस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर आप जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आपने मेरा सहयोग किया, और एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल इश्यू को यहाँ नहीं उठाए, रिक्वेस्ट है। ना मैं पॉलिटिकल इश्यू उठाऊंगा, ना आपको उठाना है। कौन सरकार क्या करी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारा सरकार हमारे लिए क्या योजना लेके आई है, बस उस पर बात करेंगे। वो गलत है कि सही है, वो समय डिसाइड करेगा, वो जनता डिसाइड करेगी। हमें पढ़ना है, हमें उन चीजों को सीखना है, और हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या काम की चीजें, हमारे जीवन के लिए क्या काम की, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार ऐसे ही आगे बना रहे। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा इस चीज को, और आपको ये चीज YouTube पे मिल जाएगी। हमारा एक चैनल है RNT एजुकेशन सेंटर, उस पर जरूर आप एक बार विजिट कीजिए, हम वहाँ पे क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, आपका प्यार देने के लिए। थैंक यू, सलाम, जय हिंद, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। थैंक यू।